नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं मुदस्सिर हुसैन लोन। आज मैं मरमत की डेवलपमेंट के बारे में मरमत के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ। 2020 से जब डीडीसी इलेक्शन यहाँ पर हुए हैं तब से लेकर आज तक जो हमारे डीडीसी कैंडिडेट मरमत से मुश्ताक अहमद भट्ट जिस तरीके से अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसका आज उनको जवाब देने जा रहा हूं। परसों की बात है, हमारे डीडीसी काउंसलर मुश्ताक अहमद भट्ट साहब खल्लैनी में वहाँ पर एक रैली निकाल रहे थे, जिसमें उन्होंने ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ये चेले चपाटे हैं ये खाली बाइकों के ऊपर घूमते हैं। मैं मुश्ताक अहमद भट्ट साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग कांग्रेस पार्टी में इस वक्त हैं, जो आपके सरपंच हैं, जो आपके मेंबर हैं, आप उनसे ये बात पूछिए कि एक सरपंच की तनख्वाह 2500 रुपये यहाँ पर होती है और 14-14 लाख की बलेरो स्कॉर्पियो गाड़ियाँ उनके पास कहाँ से आती हैं। और बार बार डीडीसी कैंडिडेट मुश्ताक अहमद भट्ट एक्स एमएलए शक्तिराज पढ़ियार जी के ऊपर इतने एलिगेशन लगाते रहे हैं जब से वो डीडीसी यहाँ पर बने हैं। काम की बात उन्होंने आज तक यहाँ पर कोई की तो है ही नहीं। वो खाली बोलते हैं शक्तिराज पढ़ियार जी ने यहाँ पर इतने घोटाले किए, उसने अपनी बीवी के नाम पर काम रखा, उसने ये किया वो किया। मुश्ताक साहब, मुझे आपकी कोई समझ नहीं आ रही है। जब से आप मरमत से यहाँ पर डीडीसी कैंडिडेट जीते हो, आपने शक्तिराज पढ़ियार जी के ऊपर एलिगेशन लगाने के अलावा आपने काम की तो कोई एक बात भी यहाँ पर नहीं की। मैं आपसे पूछता हूँ कि 2020 में जब यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन हो रहे थे, आपका पहला नारा था कि रग्गी नाले से लेकर पंचतारा तक हम 4 चांद लगा देंगे, मगर आज तक आपने न तो रग्गी नाले का नाम लिया, नहीं आपने पंचतारा का नाम लिया। मुझे आपकी कोई ये समझ नहीं आती है कि आपको जब भाषण आप देते हो, आपका दिमाग अगर खराब हुआ है कि क्या हुआ है, मुझे यही आपसे जानना है। 2014 के इलेक्शन में जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गुलाम नबी आज़ाद साहब का इलेक्शन हुआ, एक इंटरनेशनल लीडर जिसको पूरी दुनिया जानती थी, उसको एक डॉक्टर ने हरा दिया। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कंटेस्टेड हो यहाँ के, आपने इलेक्शन जीता, आपको लोगों ने वोट किया, मगर मुझे आपकी ये कोई समझ नहीं आती है कि शक्तिराज पढ़ियार के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के अलावा आपको और कोई काम नहीं बचा है। आपने 2020 के इलेक्शन में ये कहा कि सेउड पंचायत, उन लोगों के साथ आपका ये वादा था कि डीडीसी बनते ही मैं अपनी मशीनें लगाकर वहां पर काम करूंगा। वो कहाँ गए? आपका 1 साल का कार्यकाल आपका खत्म होने जा रहा है। मैं बात करूंगा सेउड की, मैं बात करूंगा अपनी पंचायत मंगोता 1 की। 2002 से लेकर 2021 तक जो हमारी रोड यहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई है, ये खाली जो आपके चेले चमचे, जो आपके वर्कर हैं, जो आपके सरपंच इधर का मोहम्मद यूसुफ है, वो उन्होंने इस रोड को आज तक बनने नहीं दिया। मुझे आपकी ये कोई बात समझ नहीं आती है कि पीएमओ में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उसने मरमत का ये नहीं किया वो नहीं किया। ओ भाई साहब, आप भी तो मरमत से जीते हो, आपको भी तो लोगों ने वोट किया।
अगर डॉक्टर जितेंद्र जी अगर यहाँ पर नहीं आए, आप तो यहाँ पर हो, तो आपने कौन से 4 चांद यहाँ पर लगा दिए? मैं आपकी पार्टी से भी यह पूछना चाहता हूँ, जो आपके बड़े बड़े नेता, आपके जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो बार बार ये भाषण देते हैं कि असेंबली इलेक्शन में आपके मतलब है, जो बार बार आपने एक्स एमएलए शक्तिराज परिहार जी को आप बोलते हैं कि असेंबली इलेक्शन में आपकी ज़बानतें यहाँ पर जब्त हो जाएंगी। मैं मुश्ताक साहब आपके माध्यम से आपकी पार्टी को मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि उनको बोलिए कि गुपकार अलायंस के अलावा अगर आपकी पार्टी में इतना दम है, अगर आप चाहते हो कि बीजेपी वालों की यहाँ पर ज़बानतें जब्त होंगी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आगे असेंबली इलेक्शन यहाँ पर आने वाला है, तो आप में अगर इतना दम है, आप अकेले अकेले खड़े हो जाइए। ये आपको क्लियर पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में ना तो किसी के साथ अलायंस करती है। इन्होंने अपने दम पर 2014 का इलेक्शन जीता, 2019 का जीता, और ये मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 2024 में 333 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां से क्रॉस करके हुकूमत बनाएगी, और जम्मू कश्मीर के अंदर यहां असेंबली इलेक्शन में 50 सीटें क्रॉस करके यहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और आप मुश्ताक साहब, आप खाली अपना मरमत देखिए। मैं बात करता हूं अपनी पंचायत की, क्योंकि जब 2002 में उबदल मजीद साहब यहां मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, उस टाइम से लेकर आज तक इस रोड का बेड़ा गर्क कांग्रेस वालों ने किया, कांग्रेस के सरपंचों ने किया, कांग्रेस के वर्करों ने किया। मुश्ताक साहब, आप खलैनी में भाषण देना बंद कीजिए, आप पहले हमारी पंचायत में आइए। जो हमारी पंचायत मुगोता ए है, आपने उस वक्त हमदानपुर वालों से यह वादा किया था कि आप मुझे वोट दीजिए, और जैसे मैं डीडीसी कैंडिडेट यहां से चुनकर आता हूं तो 1 हफ्ते के बाद मैं अपनी मशीनें लगाकर यहां पर काम करूंगा। आपको 1 साल हो गया ना, तो आज तक आप हमारी पंचायत में आए, आपने दोबारा से शक्ल नहीं दिखाई। आप खाली बार बार एलिगेशन लगाते हो कि बीजेपी के जो वर्कर हैं वो खाली बाइकों के ऊपर घूमते हैं। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के जो सरपंच, आपकी पार्टी के जो मेंबर, जो यहां पर 1000 रुपया उनको टोटल पे दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, सरपंच को 2500 रुपये इस वक्त मिल रहा है। आप मुझे ये जवाब दीजिए कि 14-14 लाख की बलेरो गाड़ियां वो कहां से आती हैं? ये खाली पंचायत में इन्होंने चोरियां की। सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त मोदी सरकार ने हर एक गरीब को मकान उधर से दिया। जितने भी पीएमएवाई के तहत यहां पर मकान जो बन रहे हैं वो मोदी सरकार की देन है, और सेंटर से जो पैसा आता है उसमें भी आपके जो सरपंच और मेंबर लोगों से ठगाकर 30-30 हजार रुपया उन्होंने आज तक खाया है। वो प्रूफ हमारे पास है। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि बार बार आप शक्तिराज परिहार जी के ऊपर जो एलिगेशन लगाते हो वो बंद कीजिए। जितना टाइम आप भाषण देने में वहां पर तोड़ते हो, उतना टाइम आप यहां पर काम कीजिए। यह मैं आपको चैलेंज करता हूं। ना तो आपके पास कोई पावर है, ना आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर सुनती है। कांग्रेस का तो यहां से सफाया हो चुका है। तो मैं आपको ये क्लियर कट में एक संदेश ये देना चाहता हूं कि आप मरमत से चुनकर यहां से गए हो, आप खाली मरमत की बातें कीजिए, आप खाली यहां बकवास बंद कीजिए। जो भी आप हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाते हैं कि ये चेले चमटे, ये चमचे हैं जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं जो आपके साथ हैं वो क्या कड़छी हैं? क्या वो दूसरे बर्तन हैं? मुझे आपकी हंसी भी आती है, बार बार बोलना तो आपको आता नहीं। बार बार आपने जहां भी एलिगेशन लगाया, शक्ति परिहार ने ये किया, शक्ति परिहार ने वो किया। शक्तिराज परिहार जब 2.5-3 साल यहां पर एमएलए रहे, उन्होंने अपने सीडीएफ में यहां पर बहुत काम किए। बिहोता में जो हाई सेकेंडरी वहां पर दी गई है वो शक्तिराज परिहार जी की देन है। और जो बिहोता के लिए जो रोड इस वक्त जा रही है
और ये शक्तिराज परिहार जी की देन है, क्योंकि जब वो 1 महीने का मंत्रालय का उनको संभाला गया था और उन्होंने वहाँ पर एनओसी जो फॉरेस्ट की भ्योता रोड की फंसी हुई थी वो शक्तिराज परिहार ने दी, हाई सेकेंडरी वहाँ पर दी अपने सीडीएफ में से। यहाँ पर इतने काम किए हैं। और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि ख्वाजा अब्दुल मजीद वानी से यह बात तो पूछिए कि जब 2002 से लेकर 2014 तक वो यहाँ पर एमएलए रहे, वो खाली अपने सीडीएफ का हिसाब किताब दें। और ये एक शर्म की बात है, आपने कितनी बार शक्तिराज परिहार जी के खिलाफत यहाँ पर इतनी की कि उसने ये किया वो किया, ये आपके लिए शर्म है। उन्होंने आपका जो भी आपने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया, उन्होंने कोई आपको रिप्लाई दिया? आपके जितने भाषण थे वो उन्होंने रद्दी टोकरी में डाले। आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक भाषण कोई गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ वहाँ पर दिखाइए हमें कि जितेंद्र सिंह ने 2 बार यहाँ से इलेक्शन लड़कर वो पार्लियामेंट में गए, आपका नया इलेक्शन हो गया। मुझे इसी की कोई समझ नहीं आती है। शक्ति परिहार को यहाँ से लोगों ने भगा दिया, शक्ति परिहार का यहाँ से बोरी बिस्तरा बांध दिया। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि असेंबली इलेक्शन यहाँ पर आने वाले हैं, अगर कांग्रेस पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी अगर इनमें अगर इतना दम है तो अलायंस करना बंद कीजिए। गुपकार जो आपकी गैंग है, आप अकेले अकेले इलेक्शन लड़िए, फिर मैं तब आपको ये बोलूंगा कि इन्होंने इलेक्शन लड़ा। डोडा की बात करें, अगर यहां पे एक ऐसी सियासत इन्होंने यहां पर चलाई कि शक्तिराज परिहार को यहां हमने हराना है, शक्तिराज परिहार यहां पे अगर उन्होंने डीडीसी इलेक्शन अगर हार लिया उससे कोई फर्क नहीं। इधर बहुत बड़े बड़े नेता यहां पर हारते हैं। आप याद करो, एक इंटरनेशनल लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब जो एक डॉक्टर था, डॉक्टर ने उसको हरा दिया। ना तो वो कोई वार्ड मेंबर था, ना वो कोई सरपंच था। ये आपकी पार्टी की गलतफहमी है। मैं आपको चैलेंज करता हूं मुश्ताक साहब, जिस तरह की आप यहां पर भाषा बक रहे हो, ना तो आपकी कोई सुनता है, ना आपकी यहां पर डीसी सुनता है, ना यहां पर कोई आपकी कोई भी नहीं सुनता है। ना आपकी सुनाई मरमत में है, ना आपकी डोडा में है, ना जम्मू कश्मीर में है, ना और दिल्ली में है, क्योंकि कांग्रेस का दिल्ली से बिल्कुल सफाया हो चुका है। ना तो जम्मू कश्मीर का यहां पर कोई भी बच्चा वहां पर पार्लियामेंट में बोलने वाला नहीं है। इसीलिए खास करके मैं मुश्ताक अहमद भट्ट को यह चैलेंज करता हूं कि वो काम के बारे में भाषण दे। जहां तक मुश्ताक साहब आपकी औकात है, अपनी औकात से बाहर बात मत कीजिए, क्योंकि जो 80% लोग जो आपके साथ इलेक्शन में खड़े थे वो बिल्कुल आपके खिलाफ हो चुके हैं और लोगों को भी पता चल चुका है कि मुश्ताक साहब यहाँ के लिए क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। आपको भाषण देने के अलावा वो भी अगर आपको अगर सीधा आता तो चलो हम आपकी मानते, भाषण देना आपको आता नहीं। और बार बार आप शक्ति परिहार ने ये किया, शक्ति परिहार ने वो किया। मुश्ताक साहब डीडीसी काउंसलर चुनकर आप गए हो और एलिगेशन आप शक्तिराज परिहार को लगा रहे हो। ये मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे आपका अफसोस भी हो रहा है। बार बार आपने 8 करोड़ का काम उसने बीवी के उस पे रखा, 8 करोड़ का काम उसने उसका पेट बहुत बड़ा है। मुश्ताक साहब आप बार बार जो पेट का मसला बोल रहे हो, या तो आपके भाषण के ऊपर अगर कोई कार्रवाई अगर होती तो चलो हम आपकी सुनते कि हमारा डीडीसी इतना लाइक है। आपको पेंट की सियासत आप करते हो, पेट की सियासत आप करते हो। हाँ जी, उसने इतना खाया उतना खाया, मुझे कोई आपकी समझ नहीं आती है, जिसलिए मरमत वालों ने आपको चुनकर यहां से भेजा है। आप बात कीजिए, पहुंच तो आपकी है ही नहीं। यहां से जाते हो डोडा, वहां से आप भाग जाते हो अपने उधर होटल पे, और बार बार आप ये कहते हो कि इनके चेले चमटे गुंडागर्दी, ये कांग्रेस में गुंडागर्दी है। जो आपके और चेले चमचे हैं, आप मुझे वो बताओ वो क्या कमाते हैं? दिहाड़ी वाड़ी लगाते हैं, कोई काम उनका नहीं आज तक चल रहा, वो कैसे घूम रहे हैं? यहां पे हमारे जो सरपंच साहिबान हैं 2500 रुपए उनको टोटल पे है, उनके पास गाड़ियां कहां से आई? वो आप ही उनकी इन्वेस्टिगेशन करोगे। अगर आप बोल रहे हो कि ये चेले चमचे इनके यहां पर बाइकों के ऊपर घूमते हैं, और चलो हमारे पास टोटल बाइकें हैं, किसी के पास तो साइकिल भी नहीं है। आप बार बार यही एलिगेशन जो लगा रहे हो
मरम्मत वालों ने आपको एक बार जो जिताया है, 80% लोग इस वक्त बोल रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती खाई है मुश्ताक भट्ट को यहां से जिता के। आप जो लोग आपके साथ थे, आप पहले उनका तो काम कीजिए। मैं यही आपसे फिर दोबारा से अपील करता हूं कि बार बार आपका यही कहना है कि शक्ति परिहार ने वो किया। मुश्ताक साहब, डीडीसी काउंसलर तो आप हो, कंटेस्टेड आप हो, काउंसिल में आप गए हो, और आपको यहां पर काम करना तो आता नहीं, आपकी सुनता तो है ही नहीं कोई। हाँ जी, शक्ति परिहार ने ये किया, शक्ति परिहार ने वो किया। शक्ति परिहार कर सकता है। शक्ति परिहार असेंबली में एमएलए रहा, मंत्री रहा, और शक्ति परिहार की इस वक्त दिल्ली तक पहुंच है, और आपकी पहुंच यहां से टोटल डोडा तक है। ना तो आपका कोई डोडा में सुनता है, ना जम्मू कश्मीर में सुनता है, ना और दिल्ली में सुनता है। और मैं लास्ट में आपको यही एक बात मैं आपको बोलता हूं कि बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। जो जिम्मेवारी मरम्मत वालों ने आपको दी है, आप उसको निभाइए, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में लोग आपको इस तरह से यहां से नकारेंगे कि आपको यहां दोबारा मरम्मत में आने के काबिल नहीं रहोगे। आप बार बार यही शक्ति परिहार को यहां से लोगों ने भगा दिया, शक्ति परिहार ने ये किया, शक्ति परिहार ने वो किया। मुश्ताक साहब, मैं आपको ये लास्ट में एक चैलेंज देता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इनका सहारा लेना बंद कीजिए। अगर आप में इतना दम है, आपकी पार्टी में इतना दम है, तो अकेले अकेले इलेक्शन लड़कर देखिए, आपको यहां पर 10-10 वोट नहीं आएंगे। इसीलिए आप यहां पर एक दूसरे को मसा इकट्ठा करके अलायंस कर रहे हैं। भाई, अलायंस आपका देख लिया हमने, आपका अलायंस, आपको अलायंस में भी आपको टोटल जिन लोगों ने आपके साथ अलायंस किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपके साथ अलायंस रहा, उनको टोटल 1 सीट मिली। अगर नेक्स्ट वो आपके साथ फिर अलायंस करेंगे तो यहां से वो मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि आपको तो यहां से कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को भी ये क्लियर पता है, तो हमें यहां पर कोई वोट देगा नहीं। इसलिए मैं तमाम लोगों से भी अपील करता हूं, मरम्मत वालों ने एक बहुत बड़ी गलती खाई है जो मुश्ताक भट्ट को यहां से जिताया। अगर जिताया, मुश्ताक भट्ट ने जितने भी यहां पर वादे किए हैं 2020 के इलेक्शन में, वो वादे पूरा करे, नहीं तो अपना मुंह बंद रखे। मैं मुश्ताक भट्ट से यह पूछना चाहता हूं, दरंगा टू मोगोता रोड जो सबसे पूरी मरम्मत में एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि उसको यहां से हम लोगों के बीच में रोड लें, क्योंकि यहां पर इतनी परेशानी होती है कि दरंगा से जो 3 किलोमीटर रोड कैंठी तक जो बनी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। वो हमें पता है, जो आपके चेले चमटे थे, उन्होंने कितनी कोशिश की उनको रोड को रोकने की, उनकी फिर भी नहीं चली, और बीच में उन लोगों ने यहां पर रोड को बंद करके रखा हुआ है। इसलिए मुश्ताक साहब, मैं आपसे अपील करता हूं कि फौरी तौर इस रोड का मसला हल कीजिए, क्योंकि जो आपके सरपंच, जो आपके खड़पंच, जो आपके चेले चमटे जो यहां पर आकर बीच में काम बंद करते हैं, आप उनको समझाइए। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, और आपकी पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो यहां पर गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको बंद कीजिए। जितना आप बकवास करने में टाइम यहां पर गुजार रहे हो, उतना आप यहां पर काम में ध्यान दीजिए। आपको क्लियर पता है, ना डोडा में आपकी काउंसिल है, ना आपको ऊपर कोई सुनता है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये अपील करता हूं कि आने वाले यहां पर असेंबली चुनाव में यहां पर इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मेरा ये चैलेंज रहा। 2022 में असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें लेकर यहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। और यहां पर बार बार जो रविंदर राणा जी जो यहां पर बोलते हैं वही होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर गुपकार गैंग ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो सीटें यहां पर ली हैं, वो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की नहीं है। वो पूरी सीटें जितने भी पार्टियां मिलाकर आपकी जो सीटें आई हैं वो अलायंस में आई हैं, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी ने अपने दम पर
78 सीटें यहाँ पर ली हमने डीडीसी इलेक्शन में। और इसीलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में असेंबली का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें 50 से ज़्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। मुश्ताक साहब, मैं आपको लास्ट में ये भी बोलना चाहता हूँ, शक्तिराज परिहार जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए, क्योंकि डीडीसी आप यहाँ के हो, डीडीसी शक्तिराज परिहार जी नहीं है। आपको काम तो बिल्कुल होता ही नहीं है, आप खाली उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हो। उन्होंने जो काम करना है वो उन्होंने करना है, चाहे आप अपनी गर्दन नीचे, टांगे अगर ऊपर भी लगाओगे, आप शक्तिराज परिहार के मुकाबले में आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपको उतनी औकात नहीं है। आप खाली यही बोलते हो कि इनके चेले चेले चमटे। ओ भाई, आपके भी आपके जो वर्कर हैं वो कौन से, वो कोई बड़े तांबे के बर्तन तो है ही नहीं, बार बार चेले चमटे चेले चमटे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है? पहले आप बात करना सीखिए, उसके बाद मीडिया के ऊपर आना सीखिए, उसके बाद अगर आपने भाषण देना भी है, आप सरकार से मांग कीजिए। यहाँ पर जो प्रॉब्लमें हैं जो लोगों को आ रही हैं, आप उसको सालू कीजिए, अपना ये मुंह बंद कीजिए। मैं इसीलिए आपको बार बार हमने पहले भी बोला था कि आप पहले सीखिए। स्कूल तो आप आज तक गए नहीं हो, आपको क्या पता है कैसे क्या करना है। जब से मरमत के अंदर डीडीसी यहां से मुश्ताक साहब बने हैं, जो इनके वर्कर हैं, मुझे नहीं लगता है वो जमीन के ऊपर उनका कोई पैर है ही नहीं, क्योंकि पहली दफा इनको ये लगा कि हमने बहुत बड़े मंत्री को हरा लिया। हार जीत होती रहती है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जितने काम उन्होंने यहाँ पर किए थे, मैं भी उनकी तारीफ करता हूँ। वो इंटरनेशनल लीडर हैं, आज भी हैं, और पूरा हिंदुस्तान उनकी तारीफ करता है, क्योंकि ना तो वो किसी के खिलाफत करते हैं। मुश्ताक साहब, आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह से सीखिए कि 2014 में जब गुलाम नबी आज़ाद साहब को उन्होंने हराया, आप कोई भी भाषण उनका गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ दिखाइए, आपके मुंह में शर्म है ही नहीं। आप खाली बक 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 आगे से करते जा रहे हो, काम तो आपने एक पैसा का भी नहीं किया। मैं आपकी पार्टी से भी ये अपील करता हूं कि जो भी आपके ये कैंडिडेट यहाँ पर ये अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं वो बंद कीजिए। और मरमत वालों को आपसे बहुत उम्मीदें थीं, मगर वो उम्मीदें तो आपने उनकी पूरी की नहीं, और खाली आपने ये बोला था कि रग्गी नाले से लेकर पंचतारा तक हम ये काम करेंगे। आप खाली एक पैसे का तो मुझे काम बताइए, पंचतारा का छोड़ दीजिए, रग्गी नाले का छोड़ दीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।